प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चांडियो साहब, कैसे मिजाज हैं? चांडियो साहब बताइए कि साहब आप खैरियत से? ये तो वो बात होगी देखने हम भी गए, घर तमाशा ना हुआ। बड़ा शोरा था कि APC होगी और पहले तो ये था कि जरदारी साहब शिरकत करेंगे और ये जरदारी साहब का ही बेबी है। फिर ये था कि वफूद शिरकत करेंगे, लेकिन आज तो ये मामला बिल्कुल ही ठुस हो गया कि अब कहते हैं LTOR पे बात करेंगे पहले। तो ये मौलाना फजल रहमान के प्रपोज़ल को क्यों कर रद्द कर दिया गया? मुझे समझ में नहीं आई। मौलाना साहब के तो तल्क़ात भी बड़े अच्छे हैं, पर बाज़ मौक़ों पर मौलाना साहब का जो अपना मौक़िफ़ होता है वो भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब बन जाता है। इससे ज़्यादा मुझे कोई नहीं, ये पीपल्स पार्टी की कहने या ख्वाहिश पर या तजवीज़ पर कैंसिल हुई है APC सर, या मौलाना फजल रहमान ने आज खुद ये कैंसिल कर दी? बुलाई तो मौलाना साहब ने है, कैंसिल भी मौलाना साहब ने की होगी। हम क्यों उनसे कैंसिल करवाएंगे? हमने मुलाकात भी नहीं की, शिरकत का फ़ैसला किया था कि उसमें शरीक होंगे। और अब ये जो तब्दीलियाँ आती हैं ना, सियासी पार्टियों को अपने मौक़िफ़ से आती हैं। आप कहीं देखें, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मौलाना साहब के हवाले से। मौलाना साहब बड़े मोहतरम हैं और पीपल्स पार्टी के साथ उनका बड़ा खुशगवार ताल्लुक़ है मेरी क़यादत के साथ। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बुलाई भी मौलाना साहब ने है और मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने पे वो मुलतवी करेंगे। उनका अपनी सोच होगी, वो बेहतर नताइज के लिए जो भी फ़ैसला करेंगे अच्छी बात है। अच्छा, जरदारी साहब जो हैं वो एक तरफ तो पहले तो कहते थे वो हुकूमत चंद महीनों की मेहमान लगती है और इसको जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इनको वक्त देना चाहिए, आज उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए हैं कि इकॉनमी को भी ठीक करें और बाकी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने कहा कि इनको किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो ऐसे लगता है कि अब दोनों, आप और नवाज लीग, इनको वक्त देने को तैयार हैं। निज़ामी साहब, ख़ास मौक़ों पर हुकूमत के रवैये को देखकर पार्टियां कायदीन बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक तल्लुक़ है आज की आप जो अभी बात फरमा रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब और मेरे कायद आसिफ साहब, दोनों का ये मौक़िफ़ रहा कि हम जमहूरियत को मौका देंगे। जमहूरियत को आधे में उनके तसल्सल को ख़त्म करना जमहूरियत के मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक हो जाता है और आवाम का जो एतमाद है जमहूरियत पे वो मुतज़लज़ल होने लगता है। हम इनको टाइम देने की बात शुरू से कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं नून लीग के लिए कहता था, उनके पास भी एक दो वज़ीर साहब ऐसे थे जिनके लिए मैं कहता था कि वो जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सुकून से होते वो बेचैन हो जाते कि वज़ीर-ए-आज़म सुकून से क्यों है। यहाँ भी दो तीन वज़रा हैं, तनकीद की जा सकती है, हम पर की जा सकती है, लेकिन लबो लहजा और अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करना कि उस तो गोलाबारी के जवाब में हम ही छोटी मोटी सी बात कर दें, तो मैं समझता हूँ बेचैनी में उनकी अहमियत नुमायाँ होती है। वो चाहते हैं बेचैनी रहे, उनकी अहमियत नुमायाँ हो। हम जमहूरियत को टाइम देना चाहते हैं, खान साहब को टाइम देना चाहते हैं। खान साहब ने जो वादे किए हैं वो पूरे करें, अवाम देखें, अवाम की जो उम्मीदें हैं वो भी देख लें कि पूरी कहाँ से हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कोई भी शोर का जवाब नहीं, माँ सवाए चंद भी नहीं, एक दो वज़ीर साहबान हैं जो अकले कुल बने हुए हैं, उनका लबो लहजा अपोजिशन को मजबूर कर देता है कि वो तल्ख़ ज़बान इस्तेमाल। अच्छा, ये बताइए, एक तो फवाद चौधरी साहब है, अमल चल सकते। एक तो फवाद चौधरी साहब हैं, आपने नाम नहीं लिया लेकिन मैंने ले लिया। ये दूसरे कौन से वज़ीर हैं? मुझे नाम नहीं आते वज़ीरों के, ईमानदारी की बात है। चौधरी साहब फवाद को मैं इसलिए जानता हूँ, वो यूसुफ गिलानी की काबीना में रहे, हम सब साथ रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ये थे कैबिनेट में रहे हैं सर? गिलानी साहब की कैबिनेट में थे? जी हाँ, कैबिनेट में राजा परवेज़ अशरफ के, जी हाँ ये थे। और राजा परवेज़ साहब के ज़माने में मेरे ख्याल में थे, पर यूसुफ गिलानी साहब के ज़माने में तो बड़े तमतराक से आए थे और बड़े अच्छे हैं, बड़े शाइस्ती गुफ्तगू करते, किसी को गुस्सा वुस्सा नहीं दिलाते। तो आपने उनको डिसऑन कर दिया आपने, या ऑन करते हैं कि ये हमारे आदमी है? ये यार ये एक बात है, कुछ हकीकतों का कुदरत के सिवा किसी को पता नहीं होता ना। किसके हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सुकून चाहिए, जमहूरियत को चलना चाहिए।
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ज़रूर तनकीद करें, लेकिन ऐसी तो तनकीद ना करें जिसके जवाब में हमें भी कोई तल्ख ज़बान इस्तेमाल कर लें। ये तो इनकी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है ना, ये इनके कायद के लिए अच्छा नहीं है। अगर कायद के दोस्त हैं तो उनके दोस्तों को बढ़ाएं। कायद के कैसे दोस्त हैं, आप उनके मुखालफों में इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये गुज़श्ता रोज़ इकट्ठे दाखिल हुए नेशनल असम्बली में, बल्कि जरदारी साहब उनको पहले आप कह रहे थे, तो लगता है कि वो जो काफ़ी अरसे की माजी की तलखियाँ तो उनको बुला दिए अब, और PMLN और PPP में तालमेल जो को बढ़ गया, ये बढ़ेगा और या ये महज APC की खातर था? मैं आपसे गुजारिश करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान का सियासी कल्चर इस किस्म का है। तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद पार्टियों के कायदीन आपस में मिलते हैं, मौके पे बैठते हैं, मशावरत करते हैं। माँ सवाए चंद मौक़ों के, जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तसलसल की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के लिए उनका रवैया, उनका लहजा, उनका अंदाज़, उनके अमल ऐसे थे कि पीपल्स पार्टी को तरक्की दिखानी पड़ी। और लेकिन जब भी कौमी बका का सवाल आया, जमहूरियत की बका का सवाल आया, हम बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ भूल जाते हैं। हम तो भूलते, मियाँ साहब से भी हमने इख्तलाफ नहीं बढ़ाया। मियाँ साहब ने आसिफ साहब के लिए जब खाने पे जा रहे थे मना किया, ये सियासी कल्चर के मुनाफी बात थी, ये हमारे कौमी कल्चर की भी मुनाफी बात थी। तो हमने ऐसा कोई बुरा नहीं बनाया। और अभी भी अगर वो साथ जा रहे हैं तो इसमें हुकूमत के लिए डरने की क्या बात है। वो अपोजिशन लीडर हैं, वो अपोजिशन की एक अहम पार्टी है पीपल्स पार्टी, दोनों अगर साथ अहवाल में दाखिल हुए हैं, अगर इस हिकमत अमली से, अगर इस रवैये से, अगर इस साथ चलने से भी हुकूमत डरेगी तो हुकूमत आगे क्या करेगी? आप सब्र करें ना। अगर इसी से डर रहा है तो फिर अभी से ही मोहतात हो जाए, जरा धीमा लहजा इस्तेमाल करें। अच्छा चांडियो साहब, ये बताइएगा कि आपको हुकूमत से इख्तलाफ ये है या एतराज़ ये है कि वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ कर रहे हैं अपोजिशन को, और आप इसका शिकवा भी कर रहे हैं। खुद जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला शिकवा किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब हमारे शो में थे, वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हम ये मैंडेट लेकर आए हैं कि हम चोरों को और करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, अब हम कैसे सुलह कर रहे हैं। और हमने प्राइम मिनिस्टर से बात भी की है तो प्राइम मिनिस्टर मानते नहीं है कि कोई NRO हो या इनको रिलैक्सेशन दी जाए। वो कहते हैं हमें मैंडेट इस चीज़ का मिला है कि हम इन करप्ट लोगों को पकड़ें, तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम जो आप तवक्को कर रहे हैं वो कैसे उस पर अमल करें? आसिफ साहब एक बहादुर लीडर हैं, वो छोटी छोटी बातों से नहीं डरते। दूसरी हुकूमत ने भी तवील कैद में उनको रखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू होकर आए अदलिया के फैसलों के मुताबिक। अभी भी कोई खौफजदा जरदारी साहब है नहीं, ये इंतहा करके देख लें। इधर भी पीपल्स पार्टी क़यादत भी अपने तौर पे चल रही है। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं, NRO या कोई रियायत कम से कम पीपल्स पार्टी ने तो मांगी भी नहीं, न पीपल्स पार्टी ने सोचा है। अलबत्ता इनको ज़रा अहमियत दिखाने के लिए, अपनी अहमियत जताने के लिए चौधरी साहब को ये बयान बार बार देना पड़ता है। वज़ीर आज़म साहब भी दे रहे हैं, कोई NRO नहीं मांग रहा है, और ये जो कर रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। हम इनसे घबराते नहीं है, सीधी बात तो ये है, इन केसेस की बात नहीं है। जरदारी साहब कभी नहीं घबराएंगे, NRO उन्होंने मांगा नहीं है। हमें इख्तलाफ सियासी इंतकाम से है, लेकिन इससे ज़्यादा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी को ये है कि जो आवाम के साथ वादे किए गए वो पूरे करें। और आते ही आवाम की ज़िंदगियों में आपने जो परेशानियाँ पैदा कर दी हैं, जो महंगाई का तूफ़ान उठा है, और जो आप बहरान मुल्क को मुब्तला कर रहे हैं, इसकी उनकी माशी पॉलिसी पर, इनकी सियासी पॉलिसी पर पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ है। इंतकामी कार्रवाई पे हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कानून और आइन के मुताबिक वो भी दे देंगे। सबसे बड़ा मसला है कि अपने वादे पूरे करें। मेरे कायद बिलावर साहब तो बार बार कहते हैं अपने वादे पूरे करें, भूल जाए अपने काम को लगे, आवाम की जरदारी साहब ने तो कुछ आज भी यही कहा कि काम पूरे करें। लेकिन आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने या उनके भाई ने या किसी और ने NRO मांगा है तो वो अपनी सीट छोड़ देंगे। वो उन्होंने बल्कि मुनाजरे का चैलेंज भी दिया। ये तो बात हो गई। लेकिन एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंतकामी कार्रवाई की आपने बात की, जरदारी साहब का चंद रोज़ पहले एक ख़दशे का आज़ार किया उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खौफजदा हैं, कुछ उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से उनके गिर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, शायद वो अनकरीब
उनको जेल जाना पड़े या भेज दिया जाए। तो ये आप इसको, वो तो कहते हैं कि ये एहतसाब हो रहा है, जो हुकूमत कहती है हमारा कोई तल्लुक नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब, आप इसको इंतकाम का नाम लेते हैं, ये कैसे, इसमें क्या आपकी दो बातें व्यूज़ हैं? जी जी रिज़वी साहब दो बातें। एक, जिनके लिए ये जाल बुना जा रहा होगा वो महसूस कर रहे होंगे कि हो क्या रहा है और किसके लिए करने चाह रहे हैं, तो खदशों का इजहार करना, डरना भी नहीं और कोई तसादुम की राह भी नहीं। लेकिन जो रवैया हुकूमत का है, जिस किस्म से वज़रा बात कर रहे हैं, ये एहतसाब है, ये एहतसाब है, तो इकरार तो कर रहे हैं ना। एहतसाब सिर्फ मखसूस लोगों का होगा, एहतसाब सिर्फ चंद लोगों का होगा। फिर एहतसाब के हवाले से तो इनकी पार्टी में भी बड़े नाम चल रहे हैं, जहाँ जो जिनको कहा इन्होंने कि चोर हैं, डाकू हैं, उनको तो चुन चुन के इन्होंने अपनी पार्टी में लिया है। तो हमें कोई ऐसा खदशा नहीं, इन्हें डर है। हाँ, खदशा हम बात कर रहे हैं, आसिफ साहब वो बात कर रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हो इससे सियासी अमल को नुकसान पहुंचेगा, ये जो पुरसुकून फिजा है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो एक मोहब्बे वतन क़यादत खदशों का तो इजहार करेगी मुल्क के मुस्तक़बिल के। लेकिन चांडिया साहब, जब पिछली हुकूमत थी PMLN की और डॉक्टर आसिम को पकड़ा जाता था, शर्जील मेमन को पकड़ा गया, तो आप ये कहते थे कि नैब जो है वो विक्टिमाइज कर रही है सिंध के लोगों को, और पंजाब में ये क्यों एहतसाब नहीं हो रहा? पंजाब में तो बेशुमार करप्शन हुई है, लेकिन अब जबकि नैब ने पकड़ा है शहबाज शरीफ साहब को, तो जिस दिन पकड़ा उस दिन से खुर्शीद शाह साहब से लेकर और पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों का यह मौक़िफ़ आया कि जी ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा या 22 साल में पहली मरतबा हो गया कि अपोजिशन लीडर को पकड़ लिया, ये तो विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो उससे ये तासुर मिला कि शायद पीपल्स पार्टी खुद अपने से घबरा रही है कि अब उनकी बारी आने वाली है। तो जब आप कहते थे कि इनका एहतसाब किया जाए, उस वक्त नहीं हो रहा था, आपको शिकवा था, अब उनका एहतसाब हो रहा है तो आप नालायक हैं। देखिए, मैं एक बात करूं, जो हमारे वक्त में नेब ने किया वो आप सबको पता है किस अंदाज से। रियासती काम काज ही रुक गया, रियासती कारोबार सारा जो सरकारी था वो रुक गया। किस अंदाज से ऑफिस से लोगों को उठा के चले गए, किस अंदाज से रिकॉर्ड ले गए। एक मुद्दत तक कायम अली शाह साहब एहतजाज करते रहे, वो रिकॉर्ड ही वापस नहीं आया। मौजूदा चीफ जस्टिस एहतसाब के कमीशन के चेयरमैन आए, मैंने भी बयान दिया कि ज़रा पुरसुकून हमने खुद को महसूस किया कि नामवर जज हैं, बहुत बड़ी इज़्ज़त है इनकी, तो ये अपनी लाज रखेंगे, साख रखेंगे। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि एहतसाब ना हो और नेब कार्रवाई, लेकिन कानून के मुताबिक गैर जानिबदारी तो नज़र आनी चाहिए ना। इसी बुनियाद पर हमने कहा था, आपको याद में, अभी मुझे 2 मिनट माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा बोल जाऊँगा, इसलिए कि आपको याद हुआ जब नेब सिंध में कार्रवाइयाँ कर रही थी तो नून लीग की हुकूमत और वज़ीर आज़म सुकून का सांस ले रहे थे, और जब नेब ने थोड़ा चेहरा किया नून लीग की तरफ, आपको याद है परवेज़ रशीद साहब का बयान याद करें, फिर खुद वज़ीर आज़म साहब का बयान कि शरीफों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब का बयान याद करें, और हम सब ने कहा था पगड़ियाँ सिर्फ शरीफों की उनके इलाके में है, उनके लोगों की पगड़ियाँ शरीफों की हमारी नहीं। अब जब उधर हुआ है हम एहतजाज नहीं कर रहे कि उनको क्यों नहीं, ऐसा हमारा भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है। हम कोई इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे मियाँ साहबान के एहतसाब पर, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं गैर जानिबदारी के साथ एहतसाब हो, इंतकाम किसी भी सूरत में नज़र आएगा, किसी से भी होगा, पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी। चांडिया साहब, अभी ये जिक्र मैं दोबारा करूँगा, जो आपके दोस्त हैं वज़ीर इत्तलात जो हैं, वो कल ये फरमा रहे थे कि मैंने कहा कोई ऐवान का मामला नहीं चल रहे, तो उन्होंने कहा नहीं चल रहे हैं। मसलन नैब के मामले में अपोजिशन से मुशावरत से एहतसाब के कानून को बेहतर करने की बातें हो रही हैं, और PPP से शायद मुशावरत हो चुकी है और PMLN से बाकी है। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है कि वाकई ये पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को, जो वाकई एहतसाब से ज़्यादा इंतकाम लगता है, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, इसको बेहतर करने की तरफ कोई पेशरफ्त हो रही है? देखिए, होनी चाहिए। अब जब दोनों को खुशबू आएगी, वो हुकूमत हो है तो वो भी सियासी पार्टी। अब वो कहते हैं कि हम फरिश्ते लाएंगे, फरिश्ते लाए हैं, लेकिन फरिश्ते हैं तो नहीं, तो खौफजदा तो वो भी होंगे, या जिन जिन के नाम आ जाते हैं वो भी डर तो जाते हैं। और जब हुकूमत साइड के लोग पकड़े जाएंगे तो हुकूमत की भी साख तो मुतासर हो रही है। अब लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो कवानीन अवाम से वाबस्ता है, कौम से वाबस्ता है, उसमें बेहतरी, जो ज़िंदगी से वाबस्ता है, उसमें हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अगर हुकूमत और अपोजिशन समझते हैं कि इस एहतसाब को हम
मुत्तफ़िका एहतसाब बनाएं, काबिल कबूल एहतसाब बनाएं, क्योंकि एहतसाब के बगैर मुल्क चलेगा नहीं, कोई सोसाइटी चलेगी नहीं। अगर तो फिर एहतसाब को आईनी कानूनी बनाए, काबिल कबूल बनाए। अगर उसके लिए कोई बैठ के सोचते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम इंतकाम पर एहतजाज करेंगे। एहतसाब पर हमारा यकीन है, बगैर एहतसाब के मुल्क चल नहीं पाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। एहतसाब आप चाहते हैं, इंतकाम पर आप यकीन नहीं रखते। चांडी साहब एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम ज़रा वापस आकर एक तो मैं आपसे ख़ास तौर पर उस JIT जो बनी हुई है जाली अकाउंट्स केस में, उस पर बात करना चाहूँगा। और अनवर मजीद साहब का, चूँकि जरदारी साहब ने खुद उसको एड्रेस किया था इस इशू को कि मेरे दोस्तों को तंग किया जा रहा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि खुद जरदारी साहब को क्यों नहीं बराह रास्त इसमें मुखातिब किया जा रहा और दोस्तों के ज़रिए से ही क्यों किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग क्या है और क्यों है? और इसके बावजूद फिर उनको अनवर मजीद साहब जो हैं, उनकी जो शुगर मिल्स हैं उनको सब्सिडी अभी तक दी जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से, तो क्या ये महज इत्तफाक है? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चांडियो साहब, जरदारी साहब ने अपने दोस्तों का जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और शिकवा किया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे शिकवा है और तंग मेरे दोस्तों को किया जा रहा है। अब ये क्या महज इत्तफाक है कि जिन दोस्तों को तंग किया जा रहा है उन दोस्तों को उनकी शुगर मिल्स को सिंध हुकूमत सब्सिडी भी दे रही है और अभी तक वो सब्सिडी जारी है? फिर जब बीमार सनतों को ज़रा स्टेबल करने के लिए सपोर्ट किया गया था फाइनेंशियली सिंध हुकूमत की तरफ से, तो उसमें बहुत सारी सनतें और मिल्स जो थी वो अनवर मजीद साहब की थी। तो ये महज इत्तफाक है कि आप उन्हीं कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं जो जरदारी साहब के दोस्त हैं? नहीं, लेकिन असल बात तो फेक अकाउंट्स की नहीं है जो आप करना चाह रहे थे। जी, फेक अकाउंट्स ही के साथ तो ताल्लुक है ना। ओमनी ग्रुप के साथ ताल्लुक इस्टेब्लिश किया JIT ने जाली अकाउंट्स का। मैं ओमनी ग्रुप से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, न उनकी कार्रवाइयाँ और कारोबारी सरगर्मी से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं जरदारी साहब से वाकिफ़ हूँ। मेरे लीडर हैं, उन्होंने जो बात की है वो बेहतर बात करते हैं। कभी वो शक शुबे की वाली बात नहीं करते या जिस पे गलतफहमियाँ पैदा हों। वो जब कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों को मेरी वजह से तंग किया जा रहा है, तो यकीनन जरदारी साहब का खदशा दुरुस्त ही होगा। वो ऐसे बात नहीं करते। घबराने की बात नहीं है कि उसमें वो शरीक हैं, मुजरिम, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उनका लबो लहजा और होता। ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर कोई शिकायत मुझसे तो मुझसे पूछे, मुझसे बातचीत हो सकती है। आखिर एक पार्टी के लीडर हैं, कायद हैं, साबिक सदर हैं, लेकिन उनके दोस्तों को महज निस्बत से अगर तंग किया जाएगा तो मेरे दोस्तों को तंग करो तो मैं भी एहतजाज करूँगा। जहाँ तक तल्लुक़ उनके मामलात का उसका मुझे इल्म नहीं, मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर पाऊँगा। आज ही शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी दिलचस्प बात कही है। वो कहते हैं कि भाई मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ, मुझे तो काल कोठड़ी में डाला हुआ है उन्होंने, और जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनको नैब के जो चेयरमैन हैं मुलाकातें करते हैं और वो हेलीकॉप्टर केस को ताकि निसियान में रखा हुआ है। तो उन्होंने इस दौरे मयार का जिक्र किया है और वो शायद यही दौरा या 13 मयार जो है आपकी पार्टी पे भी मुंतबिक होता होगा। हाँ, मेरा ख्याल है बात तो दुरुस्त की है। हालांकि हमें भी यही शिकायत रही है शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उनके भाई के दौर में हमें भी शिकायत रही है, लेकिन हम अपना इंतकाम रिवायत नहीं बनाना चाहते। अपनी शिकायत को कोई निज़ाम का हिस्सा, सियासत का नहीं बनाना चाहते। हमने शिकायत की, ठीक थी, अब वक्त ने आगे चला दिया है मुल्क को और पार्टी को, सियासत को। हमें आगे देखना चाहिए। आगे की बात यह है कि आज जो अपोजिशन लीडर बात कर रहे हैं वो इनको इस बात करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अगर हम जमहूरियत को इस्तेकाम दे रहे हैं तो शिकायत तो जगह पर है। अगर अपोजिशन लीडर हैं, अगर उनके साथ जेल में सलूक बेहतर नहीं होगा, जो आपने कानून कहते हैं कानून के मुताबिक चले, केसेस पे तो मैं नहीं बात करता, लेकिन उनके साथ जो रवैया होगा वो तो उनका आपको ठीक करना होगा। आप अपने सियासी गुस्से निज़ाम से ना लें, ऐसी रिवायतों को जन्म ना दें कि इन हालात में जब हम भी आए। आपको याद है जरदारी साहब ने कहा था हुकूमत से मुखातिब होकर कि इतने जुल्म करें कि आप बर्दाश्त कर सकें। बिलावल साहब ने कहा था इतना तशद्दुद करेंगे फिर आप पर भी आए तो अब आप देखें। अगर ये आप करेंगे, इनको भी अभी इनको मैं एक छोटा सा कारकुन कह रहा हूँ, ये रिवायतें अच्छी नहीं हैं। चांदनी साहब, लेकिन वहाँ से गुजर गया। अब आप कानून, आप एक बात मैं कहूँगा शरीफ बरादरान के हवाले से कि इनको सारी रवायतें और असूल जो हैं तब याद आते हैं जब ये ख़ुद अपोजिशन में हो या ज़ेर अताब हो।
जब हुकूमत में आते हैं लारे तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं। मसलन मुझे याद है जिस अंदाज से डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया और विक्टिमाइज़ किया गया और अरबों रुपए के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जो सब्सटेंशिएट नहीं हो सके। अब मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं मेरा तो उन कार्रवाइयों से कोई तल्लुक़ नहीं था, तो क्या वो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे? मैं अच्छा समझता हूँ, इख्तलाफ भी करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जब हम टीवी पे होते हैं मैं इख्तलाफ करता हूँ उनसे, और बहुत सारी बातों से मैंने इख्तलाफ किया भी, लेकिन एक बात पे मैंने उनकी तारीफ़ की कि वो टीवी पे आए और उन्होंने कहा कि भाई इतने केसेस बनाए गए डॉक्टर के लिए और निकला क्या? डॉक्टर साहब तो लेब से केसेस से कुछ भी रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने हिमायत की डॉक्टर साहब की। तो जो हकीकत है वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हम अभी मैं उन बातों को याद नहीं करता। निज़ामी साहब आप खूब जानते हैं, इन्होंने जो कुछ रिवायतें कायम की हैं, इन्होंने ज़ियाउल-हक़ की रिवायतों को ज़िंदा रखा। और चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके उरूज में उरूज की सियासत चल रही थी, उसमें उनको धचका लगा है। वो हमें बगैर सवाए चोर के कुछ कहते नहीं थे, अब इनको हम कहते हैं। इनके बुज़ुर्ग को ख़ास तौर पे 2-3 को कहता हूँ, ऐसा लहजा इस्तेमाल ना करें, ये बोली ना बोलें। ये बोली जवाल की बोली है, उन्होंने देर से बोली, आप आगाज़ में बोल रही, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो सुकून से आपको चलना देना चाहते हैं उनको क्यों परेशानी मुब्तला करते, वो क्यों तेज दिलाते हैं कि वो आपके सामने आ जाए? लेकिन सर वो ऑपोजिशन ने भी तो पूरा, आप ये जो अगर ये इनका लहजा है और नरम लहजे में हुकूमत को धमकी दे रहे हैं बड़े अच्छे सोबर अंदाज में, लेकिन उनको इसकी फिक्र इसलिए नहीं है कि एक तो निज़ामी साहब एक जुमला कहते हैं कि जी उनका किला मजबूत है, और दूसरी बात है कि ऑपोजिशन ने भी तो साबित कर दिया ना कि उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो किसी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो पाते। APC तक नहीं आपकी हो पाई, और आप इकट्ठे बैठना नहीं चाहते, एक दूसरे को वोट नहीं देना चाहते, इसलिए भी तो कॉन्फिडेंट है। मैं निज़ामी साहब के राय से इख्तलाफ नहीं कर सकता। मैं उनका बहुत बड़ा एहतराम करता हूँ, वो जानते हैं अच्छी तरह, मेरी पूरी लीडरशिप उनका एहतराम करती है। मैं उनसे, लेकिन किला मजबूत किसी का नहीं है। आपको एक बता दूँ, इस मुल्क में मैं किला बता दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। ज़िया-उल-हक़ से बढ़कर किला किसका मजबूत है आप बताएं? मुशर्रफ कहता था कि नवाज शरीफ को और बेनज़ीर को आने नहीं दूंगा, उससे बढ़कर किला किसका था? ये आसिफ साहब की तदब्बर था, बीबी की कुर्बानी का नतीजा, लेकिन ये आसिफ साहब का तदब्बर था। उस वक्त अपोजिशन लीडर ने क्या किया मुशर्रफ के खिलाफ? कुछ भी नहीं किया। हमें कहा NRO का ताने दिए, नहीं, वो तरीक़ेकार था, इंतहाई दिमाग के साथ, तदब्बर के साथ और उसूलों को साथ रखते हुए रास्ता अख्तियार किया। बगैर किसी मामले के मुशर्रफ चला गया, आज मुशर्रफ आ ही नहीं सकता। तो इसमें उस वक्त की अपोजिशन की पार्टी का कारनामा नहीं, इस वक्त उस वक्त के आसिफ साहब के तदब्बर का ये कमाल था और पीपल्स पार्टी के सब्र का ज़बर। अभी भी हम यही कहते हैं, हमें कोई से लड़ाई की नहीं, झगड़े की नहीं। हम कहते हैं इस मुल्क को आगे चलाएं, जमहूरियत को आगे चलाएं, इस मुल्क के इदारों को मजबूत करें। क्यों इदारों के लिए शक व शुबात करते हैं? बाकी निज़ामी साहब, किला किसी का मजबूत नहीं पाकिस्तान की हुकूमत ने। चले, बहुत शुक्रिया। किला दीवारों वाला है तो वो गिरते देखिए। बहुत शुक्रिया, हमें पता किसका किला मजबूत है। बहुत शुक्रिया चांडिया साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया। निज़ामी साहब, यहाँ अभी जो APC से आपने बात शुरू की, APC के ना होने या उसको कैंसिल कर देने से ये तो हुकूमत के एतमाद में ख़ुद अपोजिशन ने इजाफ़ा किया है कि उन्हें ये पैगाम दिया कि ये हम नहीं अभी इकट्ठे हो पा रहे, आप यानी हुकूमत स्ट्रेंथन फील करेगी अभी से। लेकिन इसमें एक चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि जिस नोट पे इस बात को मुखर किया गया वो ये है कि इख्तलाफी नोट पे नहीं किया गया। मियाँ नवाज शरीफ और हसन जरदारी दोनों इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि या तो इसकी भी तैयारी नहीं है, नंबर एक, या जो उन्होंने स्टेटेड रीज़न कही है कि ये वक्त ही है हुकूमत को गिराने का, जिसको जुमा 8 दिन हुए हैं, और यही बात है बुनियादी तौर पे कि तो ये फिर मौलाना की जल्दबाजी, तो आपको पता ना, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक आउट ऑफ जॉब फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन है। देखना, जरदारी साहब और नवाज शरीफ दोनों को पता है अगर सिस्टम को डिरेल किया जाता है, इमरान खान चला जाता है, तो कौन आएगा? ठीक, ये तो सिस्टम का नुकसान है ना।
तो ये उन्होंने मेरा ख्याल से चांडियो साहब ने आज बड़ी मैच्योर बात की है कि सिस्टम को चलाएं और ठंडी करके खाएं। अभी तक ये फैसला नहीं, ये लोगों को दीवार से ना लगाएं, ये एपीसी जो और ये गाली गलौच की जो जुबान है इसमें ज़रा थोड़ा टेम्पर करें। हाँ, ये जो एपीसी हो रही थी अभी तक मेरे ज़ाती तौर पे मेरे जहन में ये कन्फ्यूजन है कि इसकी तहरीक मौलाना ने दी थी या जरदारी साहब ने दी थी। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ना, जरदारी साहब जो हैं वो मास्टर पॉलिटिशियन है। हाँ, उन्होंने हो सकता है कि मौलाना जब आए मिलने के लिए तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ, आप करें ज़रा इनिशिएट करें, मैं भी इस वक्त दीवार से लगाऊँ, हाँ, तो आप कुछ करें। और बाद में जब पानी ज़रा ज़्यादा गर्म लगा तो पीछे हट के, ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। लेकिन जरदारी साहब का जैसा जो ज़ीरक सियासतदान है वो समझता है इस बात को कि ये वो टाइमिंग नहीं है। देखिए ना, जब 2014 में धरना हुआ उन्होंने उस वक्त भी अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर ये अव्वल तो नवाज शरीफ को उठाएगी नहीं, ये जो सेटअप थी एम्पायर ऑफ ग्रीन उठाएगा, अगर उठा भी लेगी तो ना सिर्फ नवाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी, हमारी भी छुट्टी हो जाएगी, हम पीछे चले जाएंगे। इस मरले पे भी हो सकता है उन्होंने मौलाना को इस्तेमाल किया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो जल्दी है वो मौलाना को खुद है। वो चाहते हैं कि अगर मैं नहीं, लेकिन एक और बात भी देखें ना, नोट करें कि PMLN जो है उनकी यहाँ भी हुकूमत गई, पंजाब में भी उनकी फेडरल लेवल पे गई। अभी आपने जिक्र किया सिंध हुकूमत का, सब्सिडीज़ की बात की, चांडियो साहब से हम पूछ नहीं पाए, सिंध में गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, सिंध में जरदारी साहब बैठे हुए हैं, हुकूमत है उनकी, मौज कर रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि ऐसी हुकूमत को डिरेल करें जिससे सारा सिस्टम चला जाए और उनकी सिंध में भी छुट्टी हो जाए, चले जाए, सिंध में उनका पूरा एक अच्छा एस्टैब्लिश उन्होंने कोई वहाँ आइंदा खान आ जाए तो उनको क्या फ़ायदा। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसीलिए जरदारी साहब जो है वो जमहूरियत को कभी डिरेल नहीं होने देना चाहते। मेरा नहीं ये नहीं, लेकिन जब वो देखेंगे कि जूतियों में दाल बट रही है, कमज़ोर हो गया मामला, ही विल स्ट्राइक द आयरन वेयर इट इज हॉट। लेकिन एक बात है, एक बात तो दाद देनी चाहिए हमें पीपल्स पार्टी की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब दोनों कंसिस्टेंट रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने में, आज़ादी राय अज़हार, मीडिया की आज़ादी, बाकी उनकी बड़ी खराबियाँ आप गवर्नर टॉलरेंस जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अमल दरामद करते आप कल हमने पूछा भी था वैसे फवाद चौधरी साहब से, और आपका ज़ाती ख्याल भी इसमें क्या है कि जो गवर्नर राज है इस ये कोई संजीदगी से ज़ेर गौर है मामला? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मतलब ये तो खुद ही एक देखिए ना, गवर्नर राज जो है ये मुमकिन नहीं है एक जमहूरी हुकूमत के लिए, जमहूरी हुकूमत अगरचे मुंतखब हुकूमत। जरदारी साहब ने जब लगाया था पंजाब में लगाया था, जब सलमान तसीर को लेके आए थे, लेकिन उस वक्त सलमान तसीर मरहूम उनको एगॉन कर रहे थे अपने मवाद के लिए, तो इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मुझे एक तो ये है कि हम लाहौर के हारून अख्तर साहब, हुमायूं अख्तर साहब वाले इलेक्शन पर काफ़ी बात करते रहे, और उसमें जो है वो वलीद इकबाल का बहुत जिक्र आया है, तो कि वो एक नज़रियाती कारकुन है वो। अब वलीद इकबाल साहब जो हैं वो एडजस्ट हो गए हैं, उनको सेनेट का टिकट अवॉर्ड कर दिया गया है और अब वो एक सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। और किसकी जगह पर, इंटरेस्टिंग बात यह है, हारून अख्तर साहब की जगह पर, यानी हारून अख्तर साहब की जगह पर उस शख्स को जिनको हुमायूं के मुकाबले में नहीं टिकट मिला था। ज़रा डिटेल से जवाब देता हूँ। हाँ, ये तो वही है ना कि हारून अख्तर ने कहा होगा या हुमायूं अख्तर ने देखा जो कमी गाह की तरफ तीर का के अपने दोस्तों से मुलाकात होगी। तो मकसद ये है कि ये फैसला पहले करना चाहिए था कि ये सीट तो चली जाएगी। हुमायूं अख्तर साहब जो है वो बड़ी लेट आए हैं, आप ठीक कहते हैं उनको वोट काफ़ी मिले लेकिन हार गए ना, ये तो विनर टेक्स ऑल। अब जो उससे जो एक मैसेज जो है ना वो अच्छा नहीं किया कि एक बंदा जुमा 8 दिन शामिल हुए, उसकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं, आपने उसको टिकट दे दी। अब वलीद इकबाल जो है वो काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट थे, लेकिन एक बात है शुरू से PTI में, फिर उनका फैमिली क्रेडेंशियल जो है वो अल्लामा इकबाल के पोते हैं, तो इनको थोड़ा सा वैल्यू लेके आते हैं। वैसे हुमायूं अख्तर साहब शायद इस वक्त कहीं किसी जगह पर बैठ के सोच रहे हों कि ये टिकट अच्छा होता है कि वलीद इकबाल को मिल जाता और आज हारून अख्तर की जगह मैं जो है वो सेनेटर बन जाता। लेकिन ये जल्दी की ना, उन्होंने क्या पता था कि मेरा भाई ट्रायल हो जाएगा, अक्टूबर जो है दोनों भाइयों को भारी साबित होगा। फिर आपने ये सीमी जो है ये जहांगीर तरीन की सीमी ये उनकी हमशीरा हैं और इनके हस्बैंड जो है फॉरेन सर्विस में होते थे। शुरू से इन्होंने PTI का
बड़ा काम किया है। खाली जहांगीर तरीन की वजह से दोनों नजरियाती कारकुन सेनेट में आ रहे हैं। हाँ, तो ये वेल डिजर्व्ड है इनको। मेरा ख्याल है कि MNA ऑलरेडी है सेनेट सीट पे। सही है। अच्छा, अब जो है वो एक और ख़ातून का नाम मेरे सामने है, वो है डॉक्टर सानिया निश्तर। ये जब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना है, इसकी पहली चेयरपर्सन फरजाना राजा साहिबा रहीं, फिर मारवी मेमन साहिबा रहीं, और अब पहली मरतबा ये सीट एक ऐसी खातून को दी गई है जिनकी उस तरह से सियासी हैसियत। अच्छा, एक तो बात एक लगता है कि ख़वातीन के लिए रिजर्व है आपको लेकिन इसका जो वोट बड़ा मजबूत था फरजाना राजा के होते हुए, ये नहीं कि मैं था उस पर, इसलिए शौकत तरीन साहब थे, डॉक्टर इशरत हुसैन थे, और 2-4 लोग थे जिनके मुझे नाम नहीं याद आ रहे, बड़े जो टॉप लेवल। और ये प्रोग्राम बहुत, यानी सेफ्टी नेट जो ना गरीब लोगों का, उसके लिए बड़ा ही कारआमद साबित हुआ। और जब इसहाक डार साहब का प्रोग्राम था, इसको ठप कर दें, लेकिन जब इसकी ऑडिटिंग वगैरह हुई और वर्ल्ड बैंक वालों ने इस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया दूसरे मुल्कों के लिए, तो आप ना सिर्फ पहले तो उन्होंने कोशिश इसको बंद कर दें, फिर इसका BISP नाम बदलने की कोशिश की, दोनों बातें नहीं हो पाई। और उसके बाद जो वो मारवी मेमन थी, सबसे लोटी थी, सबसे पहले वो चली गई छोड़ के इनको, तो वो उस दौर में खासा वो काम नहीं हुआ। सानिया निश्तर जो है, ये सरदार अब्दुर्रब निश्तर की बहू, इनके बेटा जो है सरदार गालिब निश्तर उनकी वाइफ है। अपनी राइट में ये बड़ी UN के मुख्तलिफ कमेटीज़ पे हैं, WWF के हवाले से काबिल औरत है, मेरिट पर हुआ, मेरिट, और बड़ी अनअस्यूमिंग सादा खातून है। मेरे कुलीग थी, ये मेरे ख्याल केयरटेकर, और ये बहुत अच्छी चॉइस है जो की। और ये इस वक्त ज़रूरी इसलिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, कि जो महंगाई का तूफान आने वाला ना IMF के बाद, उसके लिए हुकूमत ने मनसूबाबंदी की है, जिसके अंदर BISP के अलावा 3-4 और इन्होंने पॉवर्टी के जो सेफ्टी नेट्स हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। राइट, चले एक मुख्तसर ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आके कुछ और बातें करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। निज़ामी साहब, 2-3 चीज़ें मैं आपसे प्रोग्राम के आखिरी से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने जो खुद नोटिस लिया था आज़म सवाती साहब वाले मामले का और IG तबादले वाले मामले का, उसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब को वज़ीर इत्तलात को तलब कर लिया और आज़म सवाती साहब को भी। उन्होंने कहा कि बताएं आपने ये क्यों बयान दिया है। तो आज उसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मेरा मकसद मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, मैं तो रिस्पॉन्ड कर रहा था ब्यूरोक्रेसी को। तो उनकी वजाहत तो हो गई है कबूल, लेकिन आज़म सवाती साहब पर लीनियंसी दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। आज़म सवाती साहब जो है, एक तो वैसे ही वो बड़े गरीब लोग थे जिनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया, ताकत का एक मिनिस्ट्री की ताकत, जिस तरह वो फिल्मों में नहीं होता जागीरदार, बाजारों को फाड़ लो, चुक लो, अंदर कर दो। ये तो बाजारे भी नहीं थे उनके, ये खुददार लोग थे। 12 साल के बच्चे को अंदर कर देना, उनको खाना ना देना, ना पहुँचाया, खाना ना देना वही पुलिस का जुल्म, ये सारी चीज़ें जो। और खान साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में कहा था कि मैं गरीबों का पाकिस्तान बनाऊंगा, नया पाकिस्तान। तो ये गरीबों का पाकिस्तान है, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना नहीं चाहिए था। खान साहब को IG को सैक करने की बजाय इनको सैक करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। अब इसमें ये तो हुकूमत वजाहत दे रही है और फवाद चौधरी साहब भी कि जी IG साहब की कारकर्दगी बुरी थी और IG साहब पर बहुत दिन से चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो चीज़ें चल रही थी तो आपने उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो क्यों नहीं किया? यहाँ पर वो जल्दी क्यों दिखाई, समरी क्यों नहीं? ये तो उज़र लंग है ना कि कारकर्दगी बुरी थी। सिंपल बात है कि एक तरफ देखे ना, फिर ये जो फवाद चौधरी साहब है, एक तरफ कहते हैं कारकर्दगी बुरी थी, दूसरी तरफ कहते हैं उसका जुर्म ये था कि उसने फ़ोन नहीं सुना उनका। तो भाई पहले डिसाइड कर लें कि कसूर क्या था, और फिर ये देखें ना तरीका वारदात बन गया इनका। पहले तो अब शुरू होना वहीं से जो पाकपतन से, फिर आ जाए IG पंजाब के, और अब ये तीसरा खुदा का वास्ता है। खान साहब को चाहिए कि अपने अहदाफ ज़रा इससे ज़रा बुलंदतर मुकर्रर करें, जो मुकर्रर किए हुए उन पे कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है कि इसका मतलब PTI जो है ये तो सिर्फ जागीरदारों और अमीर लोगों की पार्टी है। अब मैं सवाल इसमें ये निज़ामी साहब कि क्या उस IG से पूछा जाएगा कि आपने फ़ोन क्यों नहीं लिया, और नए आने वाले IG से पूछा जाएगा कि आपने ये किस कानून के तहत और किस चक्कर में इन सारों को अंदर डाल दिया उठाकर, और उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा आपने क्यों दर्ज नहीं किया इन लोगों जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो पूछे जाएंगे। ये तो तजाद तो बड़े वाजे ना।
ठीक है। अच्छा, ये आज जो दूसरा मौजू है, क्यों वक्त कम है जी, ये आपको मालूम है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये फंड सस्पेंड किए थे कि लोकल बॉडीज़ को दिए जाएंगे, और बड़े धूम धड़के से उन्होंने कहा था हम अपने MPs को फंड नहीं देंगे बल्कि उनको कानून साजी की तरफ लगाएंगे। और अब लोकल बॉडीज़ के मामले को मुखर कर दिया गया और पार्लियामेंट्री पार्टी में आज ये फैसला हुआ कि इनको फंड्स बहाल किए जाएंगे। तो ये तो फिर नया पाकिस्तान कहाँ गया मुझे पता है। और ये इसमें एक और जो है कि इसका मतलब है कि खान साहब इज अंडर प्रेशर कि लोगों को की लॉयल्टीज जो है। मैं आपसे ये कहने वाला था कि मुझे ये लगता है कि खान साहब ने MPs के आगे हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने कहा कि MPs ने कहा कि जनाब इस तरह तो फिर हम नहीं कर सकते कि आप हमें फंड ना दें और हम कैसे वहाँ पर अपने लोगों को खुश करेंगे और फिर कैसे अगला इलेक्शन लड़ेंगे, हम कैसे काम कराएंगे। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। जवाब ये होगा कि हम बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज करेंगे, लेकिन ये है ही खांचेबाजी काम। ये देखें, ये मिस्त्रियों का काम है। इसमें एक एक और नालियां बनवानी और दूसरे एक और इंटरेस्टिंग सवाल और भी है। लोकल बॉडीज को दें, आप अपना काम करें, लेजिस्लेशन करें, उसकी तरफ दिलचस्पी कोई नहीं। एक और दिलचस्प इसमें नुकता आप देखना होगा वो ये कि पिछली हुकूमत में जो MPs को फंड दिए जा रहे थे वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट के MPs को यानी अपनी पार्टी के MPs को दिए जा रहे थे। तो इसमें अब खान साहब क्या PMLN के MPs को भी देंगे और पीपल्स पार्टी के MPs को भी देंगे या नहीं देंगे? इस बार में ज़रा रिसर्च करनी पड़ेगी आप के दिए या नहीं दिए, लेकिन ये PMLN की गवर्नमेंट ने इसको सस्पेंड कर दिया था लोकल बॉडीज के हवाले से इन फंड्स को, ये भी मद्देनजर रखे आप। हाँ, लेकिन वो उसके बाद भी खैर MNS को तो फंड्स मिलते रहे। वो 200 अरब रुपए के फंड्स PMLN के MNS को दिए गए थे निज़ामी साहब, वो तो मुझे याद है कि उस पर हमने थोड़ी स्टोरी भी की थी। हमारी खबर है उसके मुताबिक तो ये है कि जी कि ये लास्ट मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने इनको इसलिए कि ये लोकल बॉडीज को होना चाहिए और MNS को इन फंड्स को सस्पेंड कर दिया। इस पर वैसे तफसील से इस पे बात कर लेंगे, लेकिन बहरहाल हुकूमत को ये देखना जरूरी है कि इसको एक और U-टर्न के खाते में जरूर लिखा जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने इनको बहाल कर दिया था, तो आपकी बात आधी सही है आधी गलत है कि MNS के ख़त्म कर दिए थे, MPs के डेवलपमेंट फंड जो है शहबाज शरीफ साहब ने बहाल कर दिया। जी ठीक है, राइट सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।